लगा ही लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिलहाल आस्था खुली हवा ले रही थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था और जल्दी ही वंशिका ने पूरे 50 मिनट का सफर तय किया। और अब वंशिका ने अपनी स्कूटी धीरे से रोकी। सामने पुराना सा मगर साफ सुथरा घर था। चारों ओर हरियाली और शांति फैली हुई थी। आस्था ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। आस्था, यह जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है, जैसे शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर हो। तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो, वंशिका? वंशिका ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त चमक आ गई। वंशिका प्यारी सी स्माइल करते हुए, यही वो जगह है जहाँ मेरे लिए हमेशा से एक पनाह रही है। यहाँ रहते हैं प्रोफेसर प्रशांत, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है। शायद तुम नहीं जानती, पर मेरे बचपन का सबसे बड़ा सहारा वही रहे हैं। वंशिका के मुंह से ये बात सुनते ही आस्था एक पल के लिए चौंकी। उसके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे। आस्था आश्चर्य से, मतलब उन्होंने ही तुम्हारी परवरिश की? वंशिका ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वंशिका धीमी आवाज में उसे समझाते हुए, हाँ आस्था, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जिसने मुझे अकेला कर दिया था। उसी वक्त प्रोफेसर प्रशांत मेरे जीवन में आए। उन्होंने मुझे बेटी की तरह अपनाया, पढ़ाया और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे बीच दूरियां आ गईं। आस्था चुपचाप उसकी बात सुनती रही, क्योंकि वो जानती थी वंशिका के बचपन में क्या तूफान आया था। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं खामोशी छा गई। आस्था चुपचाप खड़ी रही। आस्था चुपचाप उसकी बात सुनती रही, क्योंकि वो जानती थी वंशिका के बचपन में क्या तूफान आया था। अब आगे। फिलहाल आस्था ने वंशिका का परेशान चेहरा देखकर जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसने वंशिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वासन देते हुए बोली, शांत हो जाओ वंशिका, जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये सुनते ही वंशिका ने केवल हल्का सा सर हिलाया और आस्था का हाथ थाम कर बोली, चलो चलो अंदर चलते हैं। यह बोलकर दोनों ने जल्दी ही दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। तब आस्था यहाँ वहां देखकर जल्दी से वंशिका को बोली, तुम बेझिझक इस तरह से किसी के घर में जा रही हो, क्या इस तरह से जाना ठीक रहेगा? अब वंशिका उसे आश्वासन देते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, बस तुम चलो मेरे साथ। अब जल्दी ही उन लोगों ने प्रोफेसर प्रशांत जी के घर में अपना कदम रखा और वहां जाकर उन्होंने इधर उधर देखा। चारों तरफ किताबें, रिसर्च पेपर और नोट्स बिखरे पड़े थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर कई फाइलें खुली थी। एक कोने में अधूरी थीसिस रखी थी और दूसरे कोने में व्हाइट बोर्ड था जिस पर जटिल समीकरण और ढेर सारे आइडियाज लिखे हुए थे। बीच में प्रोफेसर प्रशांत बैठे थे, सफेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों पर चश्मा। उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि कोई भी उनसे मिलते ही समझ जाता, ये इंसान साधारण नहीं है। प्रशांत जी को देखने के बाद वंशिका कुछ पल चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वंशिका, प्रशांत जी वंशिका के आने की आहट महसूस कर चुके थे और तुरंत उठ खड़े हुए। प्रशांत, आओ वंशिका, कितने सालों बाद तुम्हें सामने देख रहा हूँ। ये सुनकर वंशिका की आंखें तुरंत झुक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रोफेसर, मुझे पता है मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मेरी शादी में मैं आपको बुला भी नहीं पाई। इतना कहकर वंशिका चुप हो गई और प्रोफेसर प्रशांत को एकटक देखने लगी। एक पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। आस्था चुपचाप खड़ी रही। प्रोफेसर प्रशांत हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, रिश्ते कभी निमंत्रण पत्रों से नहीं बनते। मेरे लिए तुम हमेशा मेरी अपनी बेटी जैसी रही हो। हाँ, दुख तो हुआ था, लेकिन जिंदगी हालात से फैसले करवा दी है। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। उनके शब्द सुनते ही वंशिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ी और धीरे से उनके पैरों के पास बैठ गई। वंशिका, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। आपने ही मुझे बचपन से संभाला और आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत आप ही हैं। प्रशांत ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोमल स्वभाव से बोले, बस इतना याद रखना, मैं हमेशा यही हूँ। तुम्हें मेरे पास आने के लिए कभी किसी इजाजत की जरूरत नहीं। आस्था यह सब गौर से देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वंशिका की जिंदगी में प्रोफेसर प्रशांत केवल एक गुरु नहीं, बल्कि पिता का स्थान भी रखते हैं। तभी अचानक वंशिका की नजर आस्था पर गई और वह आस्था को आगे लाकर प्रोफेसर से मिलाते हुए बोली, बाबा। वंशिका प्रोफेसर साहब को बाबा पुकारती थी। वंशिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, यह मेरी दोस्त है आस्था। आस्था ने सर झुकाकर प्रोफेसर को नमन किया। प्रोफेसर प्रशांत ने भी प्यार से आस्था के सर पर हाथ रखा और उससे बोले, आओ बेटी, बैठो। यह बोलकर उन्होंने वंशिका और आस्था को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया था। वहीं दूसरी ओर सम्राट अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि आज उसे 7 दिन हो चुके थे। लेकिन अभी तक न तो आस्था के बारे में कुछ पता चला था और न ही वह इंडिया जा पाया था, और वहां जाकर ही आस्था के बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन अब तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि अभी तक राजवीर ने उसे कोई इशारा भी नहीं दिया था कि उसे इंडिया कब जाना है। कहीं राजवीर अगर उसे इंडिया भेजना चाहता था तो वह पूरी तैयारी के साथ भेजना चाहता था, ताकि अरमान को चारों तरफ से घेर कर अटैक किया जा सके, क्योंकि अरमान अब पुराना अरमान है। इस तरह से वो किसी की बातों में आने वाला नहीं और उसे अब आसानी से बेवकूफ भी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि अब अरमान के पास उसके प्यार की ताकत नहीं है, तो अरमान अब दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। इसीलिए उसे आसानी से बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन हाँ, उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करके उसे बर्बाद जरूर किया जा सकता है। फिलहाल राजवीर तो अपनी नई नवेली बीवी के पास से हटने की तैयारी नहीं था। सारा दिन वह उसके साथ या तो रासलीला करता रहता था और बाथरूम में भी उसे 1 सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ता था। वो पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। वहीं रॉकी, जो राजवीर को देख रहा था, यह नोटिस कर रहा था कि राजवीर अपनी बीवी के लिए खुद नाश्ता, लंच और डिनर अपने हाथों से बनाता था और अपने हाथों से ही उसे खिलाता भी था। जहां भी देखो वहीं उससे प्यार जताना शुरू कर देता था। उसके बिहेवियर में एकदम जंगलीपन साफ दिखाई देता था। रॉकी पूरी तरह से कंफ्यूज था और सोच रहा था,
आखिरकार बॉस को इस बुढ़े में क्या नजर आता है, और यह बुढ़ा देखो किस तरह से एक जवान लड़की के साथ रसलीला कर रहा है, और यह जवान लड़की भी इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। आखिर कहानी क्या है इसकी? कहीं रॉकी काफी कंफ्यूज था, लेकिन उसके पास सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं था। फिलहाल जल्दी ही रॉकी सम्राट के ठीक सामने मौजूद था और उसकी ओर देखकर एकदम से बोला, बॉस, हम इंडिया क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब तो मैंने उस लड़की का पता भी निकलवा लिया है कि वह प्राइवेट जेट से जाने वाली थी, क्योंकि जो प्राइवेट जेट पायलट लेकर गया है उसका एक साथी हमारे हाथ लग गया था, जिससे हमें सारी जानकारी मिल चुकी है। अब तो हमारे पास उस लड़की की पूरी डिटेल्स है, तो फिर हम इंडिया क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बॉस, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहिए और बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अब यह सुनकर सम्राट बेपरवाह अंदाज में बोला, अभी तक गुरुजी ने हमें इंडिया जाने की इजाजत नहीं दी है, और जब तक वो हमें इजाजत नहीं देंगे तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। यह सुनकर रॉकी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया और वो थोड़ा इरिटेटिंग अंदाज में बोला, बॉस, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ब्लैक डेविल हैं और ब्लैक डेविल को किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती। बॉस, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब यह सुनकर सम्राट गार्डन में टहलते टहलते एकदम से रुका और खतरनाक अंदाज में बोला, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है रॉकी। क्या तुम भूल गए अभी कुछ दिनों पहले हमने तुम्हें क्या सजा दी थी? और अभी तक तुम उस विवेक सिंघानिया का भी पता नहीं लगा पाए हो, और हमारे सामने खड़े होकर तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। अब रॉकी जल्दी से अपनी गलती की माफी मांगते हुए हड़बड़ाकर बोला, माफ कर दीजिएगा बॉस, लेकिन आप जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चक्कर में बैठकर इतना इंतजार कर रहे हो, उसकी इतनी बातें सुन रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको मैंने आज तक सबको ऑर्डर देते हुए देखा है, किसी से ऑर्डर लेते हुए नहीं, और आपको उस व्यक्ति की बातों पर इतना ज्यादा यकीन क्यों है? अब जैसे ही रॉकी ने राजवीर के लिए अपनी नफरत जाहिर की, वैसे ही अचानक सम्राट ने आगे बढ़कर उसका गला जोरों से पकड़ लिया और रॉकी पर अपनी भड़ास निकालते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने मेरे गुरुजी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो वह मेरे गुरु हैं, ये जीवन दिया है उन्होंने हमें। यह जो मेरी पर्सनालिटी है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से है, लेकिन उन्होंने मुझसे ज्यादा हमेशा उस अरमान से प्यार किया है। मुझसे ज्यादा उन्होंने हमेशा अरमान को तवज्जो दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा बुरे तरीके से, मुझसे ज्यादा खतरनाक तरीके से मर्डर सिर्फ अरमान कर सकता है, क्योंकि उस अरमान ने केवल 8 साल की उम्र में एक छोटे बच्चे का बड़ा बेरहमी से कत्ल कर दिया था, और वह बच्चा वही था जो वंशिका का भाई था। उस कत्ल के बाद वह गुरुजी का फेवरेट बन चुका था, क्योंकि उसने वह कत्ल बिल्कुल उसी तरह से किया था जिस तरह से गुरुजी कत्ल करते थे। और उसके बाद जब मैंने कत्ल करने की कोशिश की तो मैं सही से कत्ल नहीं कर पाया। ये बात उस दिन से मुझे अंदर ही अंदर रिग्रेट कर रही है, और उस दिन से लेकर आज तक न जाने मैंने कितनों की जान ली होगी, इतनी की गिनती तक याद नहीं रही मुझे, लेकिन अभी तक मैं अपने गुरुजी का फेवरेट नहीं बन पाया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अरमान को हराकर अपने गुरुजी के मुंह से यह सुनना कि मैं उससे ज्यादा कमीना हूँ, उससे ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ हर मामले में। बस केवल मुझे लड़की का ही तो ऑब्सेशन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मर्डर करने का ही ऑब्सेशन है। यह बोलते हुए अचानक सम्राट बुरी से हंसने लगा था। वहीं रॉकी अगले ही पल पूरी तरह से घबरा चुका था और वो एकदम से हैरान होकर सोचने लगा, अगर मेरे बॉस को आज तक किसी लड़की का ऑब्सेशन नहीं हुआ तो फिर वह उस अनजान लड़की को इस तरह से पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा है? उसका क्या कारण हो सकता है? फिलहाल उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे अपने बॉस से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए वह सीधा वहां से बाहर निकल चुका था। दूसरी ओर फिलहाल जल्दी प्रोफेसर ने गर्मजोशी के साथ आस्था का भी स्वागत किया था और उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहा था। उस वक्त आस्था की आंखों में हल्की सी नमी थी। जिस तरह से प्रोफेसर प्रशांत ने उसके सर पर हाथ रखा था, उसे उनसे भी गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। फिलहाल अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उसने प्रोफेसर प्रशांत की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, सर, हम यहाँ पर आपसे कुछ जरूरी बातें जानने के लिए आए हैं। अब यह सुनकर प्रोफेसर प्रशांत एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने बैठ गए और उन्होंने धीमे स्वर में आस्था से पूछा, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? तभी आस्था ने वंशिका को कुछ इशारा किया। वंशिका ने जल्दी ही कुछ कागज अपने पर्स में से निकालकर प्रोफेसर के आगे रख दिए थे। उन कागज में कुछ और नहीं बल्कि अरमान की सब मेडिकल डिटेल्स थी। प्रोफेसर प्रशांत जैसे जैसे कागजों को गौर से देख रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बिगड़ते जा रहे थे। तब वंशिका उनके हाव भाव नोटिस करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि पिछले आधे घंटे से लगातार प्रोफेसर प्रशांत उन कागजों को गौर से देख रहे थे और काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन इस बीच उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। अब वंशिका थोड़ा थोड़ा डर भी महसूस कर रही थी। आस्था के हाथों की बेचैनी भी उसने साफ महसूस कर ली थी, इसलिए वो आस्था को पलके झपका कर इशारे करती है कि वह बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। तभी ठीक 40 मिनट के बाद लगातार पेपर देखने के बाद प्रोफेसर प्रशांत ने गहरी सांस ली और उन्होंने वंशिका और आस्था को बारी बारी से देखा। फिर अपनी सीट से उठ खड़े हुए और शांत स्वर में वंशिका से अरमान का ब्लड मांगते हैं, तो वह ब्लड भी अब वंशिका ने प्रोफेसर प्रशांत के हाथों में दे दिया। तब प्रोफेसर प्रशांत बेहद आहिस्ता से बोले, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। अब यह सुनकर एक पल के लिए वो दोनों चौंक गईं, फिर धीरे से हामी भरते वो दोनों प्रशांत जी के पीछे पीछे जाने लगी। प्रशांत जी जल्दी ही अपने बेडरूम में आ गए। वहां जाकर आस्था को काफी नॉर्मल लगा, क्योंकि साधारण सा बेड बीच में पड़ा हुआ था, साथ ही कुछ बुक्स रखी हुई थी, एक छोटा सा लैंप था और पास में कपड़ों की अलमारी खड़ी हुई थी। फिलहाल आस्था हैरानी से सोचने लगी कि प्रोफेसर साहब उन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, और अचानक आस्था के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए।
अगले ही पल वंशिका ने आस्था के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, भरोसा रखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रॉब्लम का यहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें जरूर मिलेगा। अब यह सुनकर आस्था ने भी अपनी पलकें झपकाई। फिर प्रोफेसर साहब अपनी अलमारी के पास गए। अपनी अलमारी को उन्होंने एक ही झटके से अलग कर दिया और देखते देखते अलमारी के ठीक पीछे से एक रास्ता नजर आने लगा। अब इस सीक्रेट रास्ते को देखकर आस्था और वंशिका दोनों ही चौंक गई थी, क्योंकि वंशिका को भी आज तक उस जगह के बारे में पता नहीं था। भले ही वह प्रोफेसर साहब के कितनी ही क्लोज क्यों न रही हो, लेकिन इस तरह से उनके इस राज्य के बारे में उसे नहीं पता था। फिलहाल बिना कोई सवाल किए दोनों साथ साथ प्रोफेसर के पीछे चलने लगी और जल्दी ही वे एक ऐसी लैब में पहुंच चुकी थीं, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स रखे हुए थे। हर तरफ से छोटे छोटे सफेद रंग का धुआं निकल रहा था। इतना ही नहीं, वहां पर कुछ मानव कंकाल भी रखे हुए थे। यह सब देखकर आस्था पूरी तरह से डर गई थी। वहीं वंशिका भी डरते डरते, थोड़ा सा घबराते हुए बोली, बाबा यह सब क्या है? आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यह सब देखकर आस्था पूरी तरह से डर गई थी। वहीं वंशिका भी डरते डरते, थोड़ा सा घबराते हुए बोली, बाबा यह सब क्या है? तब प्रशांत जी कुछ पल रुके और उन दोनों को सीरियस एक्सप्रेशन से बोले, आप दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, और यह जो कंकाल है यह मैंने लीगल तरीके से ही ली है, सो डोंट यू वरी, इनके लाइसेंस तक मेरे पास है। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट्स मुझे काफी कुछ कहानी बयां कर रही है। जो रिपोर्ट तुमने मुझे दिखाई है उसमें कुछ तो ऐसा है जो मेरी नजरों से छुपा हुआ है, और वह मैं तुम्हें थोड़ी देर में चेक करने के बाद ही बता सकता हूँ। अब तो शक की आशंका और बढ़ती जा रही थी। आस्था परेशान मन से सोचने लगी, आखिर उसके पति को ऐसा क्या हो गया है कि इतने बड़े जीनियस प्रोफेसर भी सही से कुछ बात नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी सीक्रेट लैब में आना पड़ा। फिलहाल प्रोफेसर प्रशांत ने जल्दी ही उन दोनों को सामने एक जगह बैठने का इशारा किया और फटाफट से अरमान का ब्लड लेकर कई जगह स्लाइड्स बनाकर टेस्ट करना शुरू कर दिया था। पूरे 30 से 35 मिनट उन्होंने जांच करने में लगाए। इस बीच ध्रुव और आहान, इतना ही नहीं सुमित और आकाश का लगातार वंशिका और आस्था को फोन आ रहा था, लेकिन वो दोनों फोन पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि इससे प्रोफेसर प्रशांत डिस्टर्ब हो सकते हैं। वहीं वो चारों पूरी तरह से परेशान हो उठे थे, क्योंकि इस वक्त वह चारों न सिर्फ एक साथ थे बल्कि अपने सभी आदमियों के बीच मौजूद थे, और उन्होंने अपने आदमियों को शहर भर में फैला दिया था ताकि फटाफट यह पता चले कि आखिर किसको यह पता चला था कि अरमान इस तरह से नाइजीरिया जाने वाला है। कहीं ना कहीं जितने भी अरमान के दुश्मन उस वक्त फ्लाइट लेकर गए थे, उन सबकी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही थी। उन्हें यकीन था कि अरमान पर हमला करने वाले का कोई ना कोई सुराग इन्हीं से जरूर मिलेगा, और इसलिए वे पूरी तरह से छानबीन कर रहे थे। साथ ही साथ सब ये भी सोच रहे थे कि वंशिका और आस्था तो सेफ हैं या नहीं, क्योंकि आस्था पहली बार बिना सिक्योरिटी के बाहर निकली थी। हालांकि उन्होंने मारिया को मैसेज छोड़ दिया था कि वह आस्था को सिक्योरिटी दे। इतना ही नहीं, मारिया को जैसे ही यह मैसेज मिला कि इस वक्त उसकी क्वीन बिना सिक्योरिटी के बाहर निकली है, तो वह पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। भले ही अरमान ने उसे कोई काम करने से मना कर दिया हो, लेकिन मारिया इस तरह से बेफिक्र कैसे रह सकती थी? जब आस्था और वंशिका ने मारिया के लगातार कॉल नहीं उठाए बल्कि केवल उसके मैसेज का ही रिप्लाई किया, तो वह थोड़ी परेशान हो गई। ध्रुव को भी यहाँ मजबूरी में मारिया को मैसेज डालना पड़ा कि वह जाए और आस्था को सिक्योरिटी दे, क्योंकि अगर अरमान पर हमला हुआ है तो आस्था पर भी हमला होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए आस्था की सिक्योरिटी को लेकर वह कोई भी चूक नहीं करना चाहते थे। फिलहाल यह आदेश पाते ही मारिया ने फटाफट से आस्था की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। मारिया खुद एक हैकर थी जो अच्छी तरह से सब चीजों पर कंट्रोल कर सकती थी। फिलहाल वह सीधा प्रोफेसर प्रशांत के घर जाकर अंदर कमरे में बैठ गई थी। फिर आस्था और वंशिका का आने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान टाइगर के साथ जल्द ही घर पहुंच गया था, और वह फटाफट से मारिया को अब काम देना चाहता था, क्योंकि टाइगर ने उसके दिमाग में डाल दिया था कि मारिया ही ऐसी शख्सियत है जो आसानी से किसी को भी खोज सकती है। अब अरमान ने सोचा कि क्यों ना उस एंग्री बर्ड्स के पति को खोजने का काम मारिया को ही दिया जाए। अगर मारिया उसके पति की तलाश करेगी तो बहुत जल्द उस लड़की का पति मिल जाएगा, और फिर वह लड़की यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। फिलहाल अब जैसे ही अरमान घर के अंदर आया, अचानक उसने देखा कि अंश जोर जोर से रो रहा था। अंश हॉल में बुरी तरह से रो रहा था। न तो वह राधिका के पास और न ही रौनक के पास चुप हो रहा था। बाकी चारों लड़के भी वहां मौजूद नहीं थे। दादाजी, अभिमान जी और नानी माँ सब के सब अंश को चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन अंश तो वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 15 दिनों से वह केवल आस्था के साथ ही रह रहा था, इसलिए उसे आस्था की आदत हो गई थी। पहले वह सबके साथ आसानी से घुल मिल जाता था, लेकिन अब 15 दिन में उसका नेचर बदल चुका था। उसे केवल आस्था ही अपने पास चाहिए थी। आस्था के बिना वह रो रो कर परेशान कर रहा था। न तो किसी खिलौने से चुप हो रहा था और न ही भूख लगने पर भी कुछ खा रहा था। उसे इस हालत में देखकर सब लोग काफी परेशान हो गए थे। आज अंश की रोने की आवाज अरमान को पूरी तरह से परेशान कर रही थी। उसने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में सबका ध्यान खींचा। ये यहाँ क्या हो रहा है, और ये बच्चा इस तरह क्यों रो रहा है? इसकी माँ कहाँ है? उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? अरमान, जो कि दोपहर के वक्त घर जल्दी पहुंचा था, वो वहां अचानक आया और इस तरह से बातें करने लगा, तो सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगी, क्योंकि आस्था तो पहले ही जा चुकी थी। अब अंश को कौन चुप करवाएगा? राधिका, रौनक या किसी और से भी वो चुप नहीं हो रहा था। वसुंधरा और वीर जो नौकरों के साथ खड़े हुए थे, अब अरमान के आने पर वो चुपचाप वहां से खिसक गए, क्योंकि दादाजी ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि जब भी अरमान सामने हो तो तुम लोग उसके सामने आना अवॉइड किया करो।
वरना वह कब क्या कर बैठे इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल अंश के इस तरह रोने की आवाज सुनकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट हो गया। भले ही अरमान की दिमागी यादें मिटा दी गई हों, लेकिन उसका दिल अंश को रोता देख बिल्कुल भी चैन नहीं ले पा रहा था। वह चाहता था कि अंश तुरंत चुप हो जाए। उसकी फीलिंग अंश के लिए बेहद उलझी हुई थी। तभी नानी माँ ने अरमान को एकदम से संभाल कर जवाब दिया, उसकी माँ किसी काम से बाहर गई है, उसे आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अंश तो हमेशा हमारे पास ही रहता है, कभी इस तरह से नहीं रोता। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है, शायद यह अपनी माँ के बिना चुप नहीं होगा। पिछले 15 दिन वह हम सबसे दूर रहा है ना, शायद इसी वजह से हमसे चुप नहीं हो रहा है। नानी माँ की यह बात सुनकर अरमान ने उनकी ओर गुस्से से देखा और तमतमाते हुए बेपरवाही से बोला, मुझे आपसे किसी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। और वैसे भी आपको ही बहुत शौक है बेटियां बनाने का। क्या आपकी 3 बेटियां कम थीं कि आपने एक चौथी बेटी भी अपने घर में जोड़ ली? सबको अपनी बेटी बनाने का यह नया काम खोज रखा है आपने। जैसे ही अरमान ने थोड़ी बदतमीजी से यह बात कही तो वहां का माहौल और भारी हो गया। वही दादाजी को नानी माँ के खिलाफ यह शब्द सुनकर गुस्सा आ गया था और उनकी आंखें एकदम से सख्त हो गई। वह झल्लाते हुए अरमान पर भड़के, अच्छा तू तो इस तरह से बोल रहा है जैसे तू बहुत बड़ा 30 मार खान है। तू तो 1 मिनट में बच्चों को चुप करा सकता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो इस बच्चे को चुप करा के दिखा। अगर बच्चे को चुप कराने की थोड़ी बहुत हिम्मत और ताकत है तो दिखा। अब जैसे ही दादाजी ने बातों ही बातों में अरमान को चैलेंज दिया तो अगले ही पल अरमान भी जोश में आ गया था और वो अपनी आंखें सख्त करते हुए जल्दी से बोला, अच्छा आपको क्या लगता है जिसके सामने बड़े बड़े लोग जुबान नहीं चला पाए वह अपना मुंह तक बंद कर लेते हैं, क्या उसके सामने एक मामूली सा बच्चा यूं ही रोता रहेगा? 1 मिनट, अभी रुकिए, मैं अभी इसे चुप करवाता हूँ। यह बोलकर अरमान जल्दी से आगे बढ़ा और उसने राधिका की गोद से अंश को ले लिया और अंश की ओर देखते हुए बेहद कड़क अंदाज में बोला, ए बच्चे चुप हो जा, तेरी आवाज मेरे कानों को डिस्टर्ब कर रही है। अब जैसे ही अरमान ने इस तरह से बात की, राधिका और दादाजी ने तुरंत अपने सर पर हाथ मार लिया था, क्योंकि अरमान अंश को चुप कराने की जगह इस तरह उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था मानो जैसे कोई नौकर को आदेश दे रहा हो। लेकिन अरमान की गहरी आवाज सुनने के बाद अंश एक बार फिर बुरी तरह से रोने लगता है। अब अंश के जोर जोर से रोने की वजह से अरमान के कानों में झुंझुनाहट पैदा हो गई और उसने तुरंत ही अपने हाथों की उंगलियां कानों में डालकर कसकर बंद कर ली और झल्लाकर बोला, आई जस्ट हेट चाइल्ड, आई जस्ट हेट चाइल्ड। लेकिन अचानक ठीक उसी वक्त अरमान की गोद में आने के बाद अंश ने उसी पर सुसु कर दिया। अब ये महसूस करते ही अरमान पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन दादाजी और साथ ही साथ अभिमान, राधिका, रौनक के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वे अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वहीं अरमान अंश को घूरकर सर पकड़ते हुए झट से बोला, आई जस्ट हेट बच्चे, ये बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं, बच्चों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए उसने अंश को नानी माँ के पास दिया और वह खुद अपने कमरे की ओर भागा, क्योंकि उस वक्त अरमान का महंगा सूट पूरी तरह से अंश के सूसू से भीग चुका था। अरमान को इस तरह जाते हुए देखकर सभी लोगों की हंसी निकल पड़ी। उस वक्त टाइगर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिलहाल अंश को हंसते देख नानी माँ तपाक से बोली, अरे यह तो अब चुप हो गया, लगता है इसको सूसू ही करना था लेकिन कर नहीं पा रहा था। शायद दामाद जी की कड़क आवाज सुनकर इसका सूसू निकल आया। सुबह से ये सूसू ही नहीं कर पा रहा था, शायद इसी वजह से ये रो रहा था। अब जैसे ही नानी माँ ने इस तरह मजाकिया अंदाज में ये कहा तो वैसे ही बाकी सबकी हंसी जोर से छूट पड़ी। राधिका और रौनक तो पूरी तरह से लोटपोट हो गई थी। लेकिन तभी राधिका अपनी हंसी रोकते हुए बोली, इसको मुझे दीजिए, और वो अंश को लेकर उसके कपड़े बदलने चली गई। वहीं दूसरी ओर अरमान सीधा अपने कमरे में चला गया। जिस तरह अंश ने उस पर सूसू कर दिया था उसे उस वक्त अंश बहुत इरिटेटिंग लग रहा था और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, ये बच्चा, ये मामूली सा बच्चा इस तरह से मेरे ऊपर सूसू कैसे कर सकता है? ऐसा बोलकर वह जल्दी से वॉशरूम में गया और फटाफट शावर लेना शुरू कर दिया। शावर लेने के बाद जब वह तैयार हुआ तो गुस्से से सोचने लगा, एक बार इसकी माँ आ जाए फिर मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाता हूँ। क्या उसने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई? क्या उसे अक्ल नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है? क्या उसका बच्चा इस तरह से पूरे घर में सूसू करता फिरेगा? इस लड़की को अक्ल ही नहीं है, वैसे तो बड़ी एंग्री बर्ड्स बनकर घूमती रहती है। ये बोलकर अरमान ने मुंह सिकुड़ा। फिर अचानक वह एक पल के लिए रुका और कुछ सोचते हुए खुद से बुदबुदाया, यह मुझे क्या हो गया है, मैं इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज दिस? कहीं ना कहीं अरमान पूरी तरह से कंफ्यूजन का शिकार हो चुका था। अरमान के सीने में गुस्सा भड़क रहा था। अब वह फटाफट से बाहर निकला और टाइगर को स्टडी रूम में बुला लिया और उससे बोला, मारिया को लेकर आओ। अब जैसे ही टाइगर ने यह सुना वैसे ही उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले अरमान जब वॉशरूम गया था टाइगर सबसे पहले अपने रूम में आया था, क्योंकि वो वहां जाकर मारिया को देखना चाहता था कि मारिया कैसी है। लेकिन मारिया उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। उसने फटाफट से मारिया को मैसेज किया तो मारिया ने उसे रिप्लाई किया। इस वक्त वो क्वीन की सेफ्टी के लिए गई थी। यह सुनकर टाइगर पूरी तरह से घबरा गया कि अब वो अरमान को क्या जवाब देगा। अरमान ने जब गुस्से में पूछा, मारिया कहाँ है, तो टाइगर झूठ नहीं बोल पाया और उसने सादगी से जवाब दिया, किंग, मारिया क्वीन की सेफ्टी के लिए गई है। अब जैसे ही अचानक टाइगर ने आस्था को क्वीन कहा तो वैसे ही अरमान के माथे पर बल पड़ गए। टाइगर के जवाब ने अरमान को बेचैन कर दिया और उसने टाइगर से सीधे सीधे पूछा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये शब्द सुनते ही टाइगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, मारिया इस वक्त घर पर नहीं है, वह आस्था और वंशिका के साथ उनकी सेफ्टी के लिए गई है। यह सुनकर एक पल में अरमान की आंखें कठोर हो गई और वो टाइगर से बोला, मेरी सिक्योरिटी छोड़कर उन दोनों लड़कियों की सेफ्टी के लिए मारिया वहां गई है?
व्हाट इज दिस? उसकी आवाज पूरी तरह से गुस्से से कांप रही थी और स्टडी रूम से उसकी आवाज बाहर हॉल तक सुनाई दे रही थी। तो अब कहीं ना कहीं सबको लगने लगा कि अंश के सूसू करने की वजह से ही अरमान का इतना ज्यादा गुस्सा में है। अरमान की आवाज पूरी तरह से गुस्से से कांप रही थी और स्टडी रूम से उसकी आवाज बाहर हॉल तक सुनाई दे रही थी। तो अब कहीं ना कहीं सबको लगने लगा कि अंश के सूसू करने की वजह से ही अरमान का इतना ज्यादा गुस्सा में है। अब आगे अभिमान जी तुरंत खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, मैं जाकर अभी उससे बात करता हूँ। लेकिन दादाजी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए धीरे से समझाते हैं, नहीं अभिमान, अभी किसी से कुछ मत कहना, बस शांत रहो। अभिमान जी ने तभी अचानक एक नजर वसुंधरा के कमरे की ओर डाली। वसुंधरा धीरे धीरे झांक कर सब देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जैसे ही उसकी नजर अभिमान जी से मिली, वह तुरंत पीछे हट गई। वहीं अभिमान जी गुस्से में मुंह फेरकर अपने कमरे में चले गए। अभिमान जी को अब दादाजी से हुई पिछली बातें याद आने लगी। कुछ देर पहले दादाजी ने गंभीर स्वर में पूछा था, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? अभिमान जी ने बताया कि वसुंधरा उनसे ऐसी वैसी बातें कर रही है। तब दादाजी ने उनकी बात सुनते ही उन्हें सीधे जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि वह चालबाज औरत है, लेकिन उसकी चाल में आज मुझे सच्चाई दिखी। उसने हमें धोखा दिया, हमारे साथ बुरा किया, लेकिन घर की बर्बादी की शुरुआत तुमने ही की थी। तुमने शराब पीना शुरू किया। बेटा, इंसान शराब को नहीं पीता, शराब इंसान को पी जाती है, समझा तू? अभिमान जी दादाजी की बात सुनकर भड़क गए और वो गुस्से से बोले, आप कहना क्या चाहते हैं पापा कि सारी गलती मेरी है? आपको पता नहीं कि मुझे शराब की लत अमरेंद्र ने लगाई थी? दादाजी व्यंग भरी हंसी हंसकर बोले, उसने दी और तुम मान गए? क्या तुम छोटे बच्चे थे? तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। जवानी का नशा या तो आदमी को डुबो देता है या उसे कामयाब कर देता है। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अनकहा सच हवा में तैर रहा हो। फिर अगले ही पल दादाजी ने आह भरी और धीमी आवाज में अभिमान जी को समझाते हुए बोले, फिलहाल वह सिर्फ बातें बना रही है, उसे बेकार की बातें मत करना। हमने उसे यहाँ वीर की वजह से रखा है, हमारा मकसद वीर को सुधारना है। एक बार वीर सुधर जाए, उसके बाद हम वसुंधरा को यहाँ से निकाल देंगे। हाँ, उसका कहीं और गुजारा जरूर कर देंगे। दादाजी के मुंह से ये बात सुनते ही अगले ही पल अभिमान जी थोड़ा शांत हो गए। उन्हें लगा कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। दूसरी तरफ वीर अपने कमरे में बेचैन होकर यहाँ वहां टहल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन वो अभिमान जी से मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अजीत से मिलने के बाद तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया था। अजीत सूट बूट में एकदम स्मार्ट लग रहा था। कभी वह उसके लिए असिस्टेंट का काम करता था और अब वही वीर अजीत के सामने एकदम छोटा और गरीब लग रहा था। वीर का मन कर रहा था कि वो अजीत से कह दे, मुझे कोई और घर दिला दो, लेकिन उसका असली इरादा सिंघानिया मेंशन को हथियाने का था। वह अपनी माँ पर ही भरोसा कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी माँ कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी और उसे इस मुश्किल सिचुएशन से निकाल लेंगी। वीर अपनी माँ को देखकर ही जान गया था कि उनके दिमाग में फिर कोई नया खेल है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साफ दिख रहा था कि वह फिर कोई ऐसा प्लान करने वाली है जिससे सब हिल जाएंगे। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अरमान ने हाथ बढ़ाकर टाइगर की तरफ देखा और सख्त आवाज में दांत भींचते हुए कहा, अभी के अभी इस वक्त मारिया को कॉल करो और उसे बोलो कि वह सिंघानिया मेंशन वापस आए। मुझे उससे बात करनी है। ये सुनते ही टाइगर तुरंत हरकत में आया और अगले ही पल उसने अरमान के सामने ही मारिया को कॉल कर दिया। मारिया उस वक्त बड़े ही आराम से प्रोफेसर प्रशांत के घर पर बैठी हुई थी। उसे प्रोफेसर के कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसने कमरे के अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल प्रोफेसर साहब जिस वक्त अपने लैब में गए थे, वो अपनी अलमारी वापस से दरवाजे पर लगाना भूल गए थे, जो उस सीक्रेट दरवाजे को छुपाती थी। इसी वजह से मारिया को वहां से हल्की आवाज सुनाई दी, इसीलिए वह बाहर ही बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। फिलहाल टाइगर का फोन आने पर मारिया ने जल्दी ही फोन कान से लगा लिया। टाइगर ने उसे आदेश देते हुए कहा, किंग ने तुम्हें इस वक्त सिंघानिया मेंशन बुलाया है, तो तुम तुरंत वापस आ जाओ। टाइगर की बात सुनते ही मारिया बिना डरे बेपरवाही से बोली, मैं बिना क्वीन के मेंशन नहीं आ सकती, उनकी सिक्योरिटी मेरे लिए बेहद जरूरी है। यह कहकर बिना कुछ सुने मारिया ने फोन रख दिया, जिसे अरमान ने भी सुन लिया था। अब अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह नाराज होकर सोचने लगा, आखिरकार यह एंग्री बर्ड्स लड़की है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सबसे होनहार बॉडीगार्ड को अपने कब्जे में लेने की, और मारिया एक मामूली सी लड़की की सिक्योरिटी क्यों कर रही है। ये ख्याल आते ही कहीं ना कहीं अरमान का दिमाग अब पूरी तरह से फट रहा था। लेकिन तभी टाइगर ने अरमान को चिंतित नजरों देखते हुए जल्दी से टोका, किंग, आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। फिलहाल आपको शांत रहना होगा। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वह आप मारिया के आने के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह से दिमाग पर जोर डालना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इससे आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी अरमान ने टाइगर को देखते हुए एकदम से कहा, अभी इसी वक्त आकाश और सुमित को कॉल करो और पता लगाओ कि वह लोग कहाँ गए हैं। टाइगर ने बिना कॉल किए ही अरमान को बताया, वह चारों उस इंसान को ढूंढने गए हैं जिसने आप पर वायरस इंजेक्ट किया है। वो सब उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर का पहले ही उनसे कनेक्ट हो चुका था और उसे उनसे सारी जानकारी मिल चुकी थी। इसलिए उसने सारी बातें अरमान को फटाफट से बता दी। साथ ही ध्रुव ने भी टाइगर को फोन करके कहा था कि अरमान को एक दवा देनी है जो उसके दिमाग की कोशिकाओं को शांत रखेगी। वहीं ये सुनते ही अरमान ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर दी और धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करने के लिए वह गहरी सांसें लेने लगा। तब तक टाइगर ने अरमान की मेडिसिन उसके आगे बढ़ा दी थी। तब अरमान ने बिना सोचे समझे टाइगर के हाथ से वो दवाई लेकर खा ली थी और फिर वो खुद को शांत करने लगा। उसके पास मारिया का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
साथ ही साथ वो इस वक्त वह आस्था से डेस्परेटली मिलना चाहता था। जिस तरह से आस्था के बेटे ने उसके ऊपर सुसु किया है, उसका हिसाब और जवाब भी वह उससे मांगना चाहता था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर आस्था और वंशिका दोनों एक साथ हाथ थामकर प्रोफेसर प्रशांत की ओर देख रही थी, क्योंकि प्रशांत जी ने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। फिलहाल आस्था अब खुद को रोक नहीं पाई। वह खड़ी हुई और प्रोफेसर के पास जाकर बेचैनी से बोली, प्रोफेसर सर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताइए। क्या हुआ है? और आप कब से मिस्टर सिंघानिया के ब्लड की जांच कर रहे हैं? क्या आपको कुछ पता चला? यह वायरस अचानक से उनके शरीर में कैसे आया? और क्या यह वायरस कहीं और भी बन सकता है? आखिर क्या है इस वायरस का राज? फिलहाल प्रोफेसर साहब ने जल्दी ही अपना बड़ा सा चश्मा अपने सर पर से उतारकर साइड में रख दिया। आस्था और वंशिका की आंखों में उठते सवालों को देखकर वह गहरी सांस लेकर बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बीमारी का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। प्रोफेसर के मुंह से ये शब्द सुनते ही आस्था और वंशिका दोनों चौंक गईं। आस्था ने जल्दी से कहा, साजिश? मतलब कोई जानबूझकर मिस्टर सिंघानिया को बीमार करना चाहता है? लेकिन क्यों? प्रोफेसर ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, इस वायरस को देखकर मैं इतना साफ तौर पर कह सकता हूँ कि यह वायरस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अरमान सिंघानिया के लिए बनाया गया है, और जिसने भी इसे तैयार किया है वह डॉक्टरों की दुनिया का बादशाह है। उसे हर एक चीज की गहरी नॉलेज है, हर एक केमिकल का उसे पूरा पता है, हर एक फॉर्मूले पर उसकी अच्छी पकड़ है। इतना कहते ही प्रोफेसर की आवाज और गंभीर हो गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आस्था ने हैरानी से पूछा, मतलब कोई दुश्मन है जो सिर्फ मिस्टर सिंघानिया की यादें ही खत्म करना चाहता है? लेकिन क्यों? आखिर उनका कसूर क्या है? प्रोफेसर ने अपनी नजरें नीची की और धीमे स्वर में बोला, यह सवाल सबसे बड़ा है और मुझे शक है कि इस जवाब की कुंजी उनके अतीत में छिपी हुई है। अरमान सिंघानिया का यह दुश्मन कोई आम इंसान नहीं हो सकता। यह काम किसी ऐसे इंसान का है जिसके पास मेडिकल साइंस के साथ साथ हर इमोशन पर पकड़ है। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में उन्हें गंभीरता से समझाया, यह वायरस किसी आम बीमारी का खेल नहीं है। इसे बनाने वाला डॉक्टर दिमाग से पूरी तरह साइको है। उसका मकसद अरमान की जान लेना नहीं था। ये सुनकर आस्था और वंशिका एक दूसरे को घबरा कर देखने लगी। आस्था ने तुरंत पूछा, मतलब तो फिर क्यों बनाया उसने ये वायरस? प्रोफेसर की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रही थी, क्योंकि वह पागल डॉक्टर सिर्फ अरमान की कुछ यादें छीनना चाहता था। वही यादें जब उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई थी, जब उसने पहली बार प्यार को महसूस किया था। वह चाहता था कि अरमान सब कुछ याद रखे, अपनी कामयाबी, अपनी ताकत, अपना दर्द, बस अपना प्यार हमेशा के लिए भूल जाए। ये सुनते ही वंशिका की दिमाग भग से उड़ गया। उसने कांपती आवाज में आश्चर्य से कहा, यानी उसका निशाना अरमान का दिल था? प्रोफेसर ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। हाँ, एग्जैक्टली। उस साइको डॉक्टर के लिए मौत सबसे बड़ा सजा नहीं है। उसके लिए असली सजा है इंसान को उसकी मोहब्बत से जुदा करना। वो मानता है कि किसी की यादें मिटाकर उसका दिल खाली कर देना ही सबसे बड़ा बदला है। वहाँ के माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अनकहा सच हवा में तैर रहा हो। वहीं आस्था और वंशिका दोनों के चेहरे पर डर और गुस्से के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं आस्था और वंशिका दोनों का दिमाग एक साथ चलने लगता है। फिलहाल आस्था गंभीरता से सोच रही थी कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो मिस्टर सिंघानिया के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश कर सकता है। भला अरमान की प्यार मोहब्बत वाली यादें छीनकर उसे क्या मिलेगा? आखिर कौन हो सकता है वह इंसान? तभी प्रोफेसर प्रशांत, वंशिका और आस्था तीनों ही आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगते हैं, और तीनों की आंखों के सामने सबसे पहले कोई चेहरा नजर आया था, तो वह था सिर्फ और सिर्फ राजवीर जिंदल का। और तभी प्रोफेसर प्रशांत एकदम बोलते हैं, ऐसा तो मेरी नजरों में सिर्फ एक ही डॉक्टर है। फिर प्रोफेसर साहब ने झट से कहा, राजवीर। वंशिका ने भी उसी पल कहा, राजवीर, और आस्था ने भी उसी क्षण बुदबुदाया, राजवीर। अब जैसे ही तीनों ने एक साथ राजवीर का नाम लिया, तो अगले ही पल तीनों की ही आंखें एक दूसरे के शब्द सुनकर पूरी तरह से हैरानी और अविश्वास से भर चुकी थी। वहीं प्रोफेसर प्रशांत ने वंशिका के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, बेटी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बचपन में हुआ उसे भूलकर तुम्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तुम जिन लोगों से पंगा लेना चाहती थी वह कोई आम लोग नहीं थे। और राजवीर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये वायरस उसके अलावा कोई और बना ही नहीं सकता। उसका जुनून, उसका पागलपन ही इस हद तक जा सकता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहीं राजवीर का नाम आने पर आस्था की आंखों से मानो जैसे अंगारे बरसने लगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो अतीत वह पीछे छोड़ चुकी है वह एक बार फिर से उसकी जिंदगी में इस तरह खड़ा हो जाएगा। अब आस्था के सामने सारे पत्ते खुलने लगे थे और उसे सब कुछ समझ में आने लगा था कि यह सब आखिरकार राजवीर ने क्यों किया है। जब रौनक और आहान की हल्दी वाले दिन, जब सबकी शादी एक साथ हो रही थी, तब अरमान ने राजवीर को अधमरा कर दिया था और उसे मरा हुआ समझकर उसकी बीवी के साथ ही उसकी लाश को जलाने के लिए भेज दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की राजवीर के साथ असल में उस दिन क्या हुआ था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की राजवीर के साथ असल में उस दिन क्या हुआ था। अब आगे उस दिन के बाद तो वह लोग अपनी जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करने में इतने खो गए थे कि किसी ने भी यह जानना जरूरी नहीं समझा था कि राजवीर मरा है या नहीं, या उसे जलाया गया या नहीं। और अब इस तरह से अरमान की यादों पर हमला हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजवीर का हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजवीर ही अरमान को इस तरह का दर्द देना चाहता था।
वहीं आस्था परेशान होकर पूरी तरह से गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। अचानक वंशिका और आस्था को प्रोफेसर साहब ने वापस से लैब से बाहर निकलने का इशारा किया और जल्दी ही वे लोग बाहर आ गए। बाहर आकर आस्था ने अपने सामने बैठी हुई मारिया को देखा। मारिया को अपने सामने देखकर आस्था को कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि मारिया अपनी क्वीन की सिक्योरिटी के लिए वहां आई है। लेकिन प्रोफेसर और वंशिका दोनों ही मारिया को वहां देखकर हक्का बक्का रह गए थे। वंशिका ने तुरंत कंफ्यूज होकर उससे पूछा, मारिया दीदी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तभी मारिया ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, क्वीन की लास्ट लोकेशन यही थी, इसलिए मैं यहाँ क्वीन का इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं मारिया की इतनी तेज और इंटेलिजेंट सोच देखकर आस्था काफी इंप्रेस्ड हुई थी। फिलहाल अब मारिया को अपने सामने देखकर आस्था ने उसे तुरंत गले से लगा लिया। एक पल के लिए आस्था खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक तरफ उसका पति उससे छिन जाएगा और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक बार फिर जिंदा होकर उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। यह सच उसके लिए बहुत ही ज्यादा कड़वा और दर्दनाक था। आस्था की आंखें दर्द से भरी थी, उसकी आंखें नम थी और नजर धुंधली। फिलहाल मारिया के मुंह से आस्था को दिलासा देने के लिए दो शब्द भी नहीं निकले। उसने केवल बिना कुछ कहे आस्था की पीठ को 2 बार थपथपाया। तब आस्था ने आह भरी और खुद के इमोशंस को छुपाते हुए उसने प्रोफेसर की तरफ देखकर रिस्पेक्टफुल अंदाज में पूछा, सर, अब इस वायरस के बारे में आपको पता चल गया है, तो क्या आप मेरे पति की यादें एक बार फिर से वापस लाने के लिए हमारी मदद करोगे? आस्था की बातें सुनकर प्रोफेसर साहब ने अगले ही पल वंशिका की ओर गंभीर नजरों से देखा और उसे कहा, वंशिका, मैं तुम्हारे साथ कुछ कोटेशन और बाकी सारी चीजें शेयर कर दूंगा, लेकिन हम केवल 60% ही उम्मीद कर सकते हैं कि हम वह वायरस का एंटीडोट बना पाएंगे, क्योंकि 40% चांस है कि हम वो वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाएंगे। पर हाँ, हम कोशिश जरूर करेंगे और राजवीर चाहे तो उस वायरस का एंटीडोट भी बना सकता है। जहां तक मैं राजवीर को जानता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह उसका एंटीडोट भी बना चुका होगा। आस्था को यह बात सुनकर झटका सा लगा और वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। इसका मतलब साफ था कि अगर राजवीर ने अरमान को वायरस दिया है तो उसका एंटीडोट भी पहले ही बना चुका होगा और वो शायद उसे उस वक्त इस्तेमाल करने वाला था जब सब लोग उसके सामने मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल आस्था ने गहरी सांस ली। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्रोफेसर प्रशांत से विदा लेकर जल्दी ही मारिया के साथ सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो गई। आस्था के दिमाग में बार बार राजवीर का चेहरा, उसका नाम और उसके किए गए सारे कारनामे उमड़ रहे थे। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका अतीत इस तरह से एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। कहाँ तो वह लोग एक सुकून भरी जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारने के लिए अलग अलग प्लान बना रहे थे, और जब से अंश की किडनैपिंग हुई थी तब से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी किडनैपिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राजवीर का ही हाथ था। अब यह सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने आने लगती है। फिलहाल अब आकाश, सुमित और बाकी चारों इस बात को जानने के लिए बेकरार थे कि आखिरकार अरमान को वायरस किसने इंजेक्ट किया। वह लोग उन्हें फटाफट कॉल करने लगे ताकि उन्हें जल्दी ही घर वापस से बुला सकें। तब वंशिका ने जल्दी ही ध्रुव को मैसेज छोड़ दिया था कि वे लोग घर पहुंच रहे हैं, और वह सब भी जल्दी से घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें इस वक्त उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात फोन पर नहीं बताई जा सकती थी, इसलिए उन्हें मिलकर ही बात करनी होगी। फिलहाल अब जल्दी ही आस्था मारिया के साथ सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। वहीं अरमान गुस्से से तमतमाया हुआ बालकनी में खड़ा था और बेसब्री से मारिया के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मारिया, आस्था और वंशिका के साथ आ रही है तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया। वहीं आस्था, जिसने अरमान को बालकनी में खड़े हुए देख लिया था, वह सीधा अंदर नहीं गई। कुछ पल रुककर वो अरमान को बेचैनी से देखते हुए वहीं नीचे खड़ी हो गई। अरमान भी आस्था को गुस्से से घूरते हुए खतरनाक अंदाज में देख रहा था। उसकी आंखों का तीखापन किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन आज आस्था पूरी तरह से बेपरवाह होकर अपने पति को देख रही थी, क्योंकि उसका पति इस वक्त बिना यादों के फिर से हार्टलेस हो चुका था। एक बार फिर उसके सारे इमोशंस खत्म हो चुके थे। एक बार फिर उसका पति वही डेविल, वही पिशाच बन चुका था जिसे आस्था ने एक नॉर्मल इंसान बनाने की कोशिश की थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वह दौड़कर अपने पति के पास जाए और उसे गले से लगा ले, उसे सारी बातें बता दे कि वह उसके दिल का सुकून है, उसकी मोहब्बत है। वह खुद को इस तरह से उससे दूर नहीं रख सकती। आस्था का चेहरा भावनाओं से भरा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वहीं अरमान, जो लगातार आस्था को एकटक देख रहा था, वो उलझन में पड़ चुका था। उसने अपने मन में सोचा, क्या इस लड़की को कुछ अक्ल नहीं है? जब देखो मुझे घूरना शुरू कर देती है। आज सुबह भी नाश्ते के टेबल पर ये मुझे ऐसे ही देख रही थी। आखिर ये मुझसे चाहती क्या है? सचमुच यह दुनिया की सबसे इरिटेटिंग लड़की है। यह सोचते हुए अरमान गुस्से से एक कदम पीछे हटा और अपने कमरे में चला गया। अरमान को इस तरह जाते हुए देखकर आस्था को एहसास हुआ कि शायद अरमान ने उसे एक बार फिर गलत समझ लिया होगा। अगर वह इसी तरह अपने पति को देखती रही तो अरमान को यही लगेगा कि वह उस पर लाइन मार रही है, उस पर चांस ले रही है, या फिर वो पैसों के पीछे भागने वाली एक लड़की है और वो अरमान को फंसाना चाहती है। क्योंकि अरमान की सोच अभी भी वही थी कि औरतें सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं और प्यार, रिश्ते, जज्बात औरतों के लिए कोई मायने नहीं रखता। फिलहाल आस्था भारी कदमों से अंदर चली गई और जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि नानी माँ, रौनक, राधिका और दादाजी सब आस्था और वंशिका के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नानी माँ तो इसी बात से घबराई हुई थी कि इस वक्त वो पूरी तरह से अरमान की फिक्र करने लगी थी और सीधा आस्था को देखकर तुरंत उसके पास में बोली, क्या हुआ गोरी, तू इतनी उदास क्यों है? बताना, क्या कहा उन्होंने? हाँ, हमारे दामाद जी कब तक ठीक हो जाएंगे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं कर रही हो? तभी आस्था ने एक नजर नानी माँ को देखा और वह आगे बढ़कर उसने नानी माँ को गले से लगा लिया था।
क्योंकि वह राजवीर के बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने दादाजी और बाकी घर में किसी मेंबर्स को भी इस बात के बारे में नहीं बताया कि राजवीर जिंदल जिंदा है। फिलहाल नानी माँ को गले से लगाने के बाद आस्था नानी माँ को नॉर्मल एक्सप्रेशन से बोली, कुछ नहीं नानी माँ, प्रोफेसर साहब ने बोला है कि थोड़ा वक्त लगेगा और वो उस वायरस का एंटीडोट भी बना लेंगे। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला तो ये सुनकर कहीं ना कहीं नानी माँ ने चैन की सांस लेते हुए कहा, बिटिया हमें तो लग रहा था जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई होगी। अच्छा हुआ, चलो प्रोफेसर साहब को दामाद जी की बीमारी का इलाज मिल गया, अब देखना कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं नानी माँ की बातों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल अब आस्था ने नानी माँ के हाव भाव को गौर से देखकर पूछा, क्या बात है नानी माँ, आप कुछ उदास सी लग रही है, कुछ बात हुई है क्या? क्या आप कुछ कहना चाहती है? तब नानी माँ ने हामी भरते सिर हिलाया और जल्दी से बोली, अरे बेटा क्या बताऊं क्या हुआ, तुम सोच नहीं सकती कि हमें कितना ज्यादा डर लग रहा है। पता है तुम्हें, अरमान जी के ऊपर अंश ने सुसु कर दिया। ये सुनते ही आस्था एक पल के लिए दंग रह गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, आप मुझे पूरी बात बताइए नानी माँ। इसके बाद नानी माँ ने अंश का अरमान की गोद में जाने से लेकर उसके ऊपर सुसु करने की सारी बातें आस्था को बता दी थीं। ये सुनकर अचानक आस्था के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने अगले ही पल आगे बढ़कर एक बार फिर नानी माँ को गले से लगाकर उनके माथे को चूमते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नानी माँ, आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। थैंक यू सो मच नानी माँ। उसके मुंह से ये शब्द ये सुनते ही नानी माँ अगले ही पल पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो आश्चर्य से बोली, आखिरकार ऐसा भी क्या कर दिया हमने जो गोरी बिटिया तुम हमें इतना धन्यवाद दे रही है और हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल वंशिका, जो कि राजवीर के जिंदा होने की खबर सुनने के बाद काफी हद तक मायूस हो गई थी, वो अब आस्था को इतनी नॉर्मली देखकर थोड़ी हैरान रह गई और वो उससे सवाल जवाब करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त आस्था ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। तब जल्दी से आस्था आगे गई और राधिका की ओर देखते हुए सॉफ्टली बोली, थैंक यू राधिका दीदी और रौनक, आप दोनों ने हमारे अंश का बहुत ध्यान रखा है। कहीं इसने मेरी गैर मौजूदगी में आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जैसे ही आस्था ने अंश को थोड़ा सा लाड जताते हुए यह पूछा तो ये देखकर सभी मुस्कुरा दिए थे। वहीं दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाया, शाबाश बेटी शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है ये दुख की घड़ी भी बहुत जल्द बीत जाएगी क्योंकि मेरी बच्ची सब ठीक कर देगी। जैसे ही आस्था ने दादाजी की बातों में अपने लिए इतना ज्यादा विश्वास देखा तो वह काफी खुश हो गई थी। फिलहाल आस्था ने जल्दी से अंश को गले से लगा लिया था और उसके गोल गोल प्यारे प्यारे गोल मटोल से गालों पर किस देते हुए बोली, थैंक यू मेरा बच्चा, तुम जानते हो तुमने मम्मा की कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे डेविल डैडी की अकड़ को कैसे ठीक करना है। अंश तो कंफ्यूजन से अपनी माँ को देखने लगा था, मानो कहना चाह रहा हो, मम्मा मैंने ऐसा भी क्या कर दिया और आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? आप जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? ऊपर से डेविल डैडी मुझ पर चिल्ला दिए थे। लेकिन फिलहाल अंश की मासूमियत को देखकर आस्था पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। ठीक उसी वक्त अचानक टाइगर वहां पर आकर खड़ा हो गया और आस्था को देखते हुए धीमे स्वर में बोला, क्वीन आपको किंग ने बुलाया है, प्लीज पहले आप जाकर उनसे मिल लीजिए। इतना बताकर वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं आस्था, जो कि पहले से कहीं ना कहीं जानती थी कि अरमान अब उसकी किसी भी वक्त क्लास लगाने वाला है, वो ये सुनकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान मारिया को डांट कर कहता है कि आस्था को किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है, वह एक मामूली सी केयर टेकर है, कहीं की प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो तुम उसे सिक्योरिटी देने गई थी। पहले अरमान ने मारिया को थोड़ा बहुत डांटा, उसके बाद उसने शांत आवाज में मारिया को बताया कि वह जल्द से जल्द इस एंग्री बर्ड को यहाँ से दूर भेजना चाहता है। कुछ भी करो, फटाफट से उस एंग्री बर्ड के पति का पता लगाकर उसे मेरे सामने लेकर आओ। अरमान के मुंह से यह बात सुनकर मारिया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर उसने देखा कि आस्था दरवाजे पर आ गई है, सो वो चुप रही। आस्था अब तक सारी बात सुन चुकी थी कि अरमान ने आस्था के पति की यानी खुद को तलाशने की जिम्मेदारी मारिया को दी है। यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई। फिलहाल जल्दी ही उसने स्टडी रूम का दरवाजा खटखटा दिया था। अब दरवाजे पर आस्था को देखकर अरमान ने मारिया को वहां से जाने का इशारा किया। तब मारिया जल्दी वहां से बाहर निकल गई। आस्था को सामने देखकर, उसके गोद में अंश को देखकर अरमान उसे घूरते हुए बोला, यह सब क्या है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली सी केयर टेकर होकर मेरी बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जाने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? और एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बच्चे को कोई तमीज नहीं सिखाई है? क्या तुमने उसे कोई मैनर्स नहीं सिखाया है कि उसे कहाँ सुसु करना है, कहाँ नहीं करना है? कैसी माँ हो तुम? अगर तुम्हें शहर घूमना ही था तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर भी तो जा सकती थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनर हबी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बच्चे को कोई तमीज नहीं सिखाई है? क्या तुमने उसे कोई मैनर्स नहीं सिखाया है कि उसे कहाँ सुसु करना है, कहाँ नहीं करना है? कैसी माँ हो तुम? अगर तुम्हें शहर घूमना ही था तो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर भी तो जा सकती थी। हाँ, अब आगे तुम इस तरह से अपने बच्चों को घर पर छोड़कर क्यों गई थी? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सब इस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर जाती हो और बाहर जाकर दूसरे आदमियों से मिलकर उनके साथ अय्याशियां करती फिरती हो। अरमान, जिसने अपने बचपन में केवल यही सब देखा था, वही सारी भड़ास वो आस्था पर निकाल रहा था। उसकी बातें आस्था को कुछ खास बुरी नहीं लगी, लेकिन अरमान की कड़वी बातें सुनने की उसे आदत भी नहीं थी। इसलिए अब यह सुनकर वह नम आंखों से अरमान की ओर बेचैनी से देखने लगती है। फिर उसने जल्दी ही अंश को सही से अपनी बाहों में भरा और अंश की तरफ देखकर चुलबुली आवाज में बोली, अंश बेटा, यह क्या किया आपने?
आपको क्या जरूरत थी मिस्टर सिंघानिया जैसे इतने बड़े आदमी के ऊपर सुसु करने की? क्यों किया तुमने उनके ऊपर सुसु? हाँ, तुम मेरे राजा बेटा हो ना। तुम्हें इस तरह से कहीं भी सुसु करने की इजाजत नहीं है। तुम्हें वॉशरूम में जाकर सुसु करना चाहिए था। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के सामने अंश से तोतली जुबान में बातें करना शुरू की तो अरमान चिढ़ते हुए आस्था को बोला, ये क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? ये इतना छोटा बच्चा है, ये भला वॉशरूम में जाकर सुसु कैसे करेगा? हाँ, तुम इसकी माँ हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना कि ये कब सुसु करेगा और कब नहीं। लेकिन तुम्हें तो घूमने फिरने और दूसरे आदमियों से मिलने से फुर्सत ही नहीं है, तो तुम इसका ध्यान कैसे रखोगी? अरमान के मुंह से ये शब्द सुनते ही आस्था का दिल तुरंत कस गया, जैसे किसी ने उसे जोर से निचोड़ लिया हो। वो अपने दिल का दर्द छुपाकर अरमान को इग्नोर करके मायूस सा चेहरा बनाकर फिर अंश को देखते हुए बोली, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मिस्टर सिंघानिया मुझे कितनी सारी बातें सुना रहे हैं। तुमने उन पर सुसु क्यों किया? हाँ, तुम किसी और के ऊपर भी तो सुसु कर सकते थे, या फिर वॉशरूम में जाकर भी तो कर सकते थे ना बेटा। ये बोलते हुए आस्था ने एक बार फिर अपनी तोतली जुबान में अंश को समझाना शुरू कर दिया। अब तो अरमान ने इरिटेट होकर अपने बालों में हाथ फेर लिया। फिर वो झल्ला कर सोचने लगा, यह लड़की पागल है क्या? मैं इसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह मुझे क्या बोले जा रही है? तभी अरमान ने चिढ़ते हुए आस्था से कहा, हे एंग्री बर्ड, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? ये एक छोटा बच्चा है, ये खुद वॉशरूम जाकर सुसु कैसे कर सकता है? ये सुनकर आस्था ने अरमान की तरफ बेरुखी से देखा और उसने आंखें घुमाकर तंग आकर जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, यही बात तो मैं भी आपको कब से समझाना चाहती हूँ। ये एक छोटा बच्चा है और इसे नहीं पता कि कब सुसु करना है और कब नहीं। इसे जब आएगा तभी करेगा। इसलिए उस वक्त जब आपने इसे पकड़ रखा था तो उसने आपके ऊपर सुसु कर दिया। तो आपने इस बात का इतना बड़ा ड्रामा क्यों बना दिया? आस्था की आवाज में तंज महसूस करते ही अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह गुस्से से सोचने लगा, यह लड़की मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें करती है। ये सोचते ही अगले ही पल अरमान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। यह क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बातें करने का? क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो? आस्था ने गहरी सांस ली और अंश को अच्छे से खुद से लिपटाकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपसे किस तरह से बातें करूं। हाँ, एक तो आप ही मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं किसी आदमी के साथ घूमने फिरने गई थी। आखिरकार आप मेरे बारे में इस तरह की घटिया बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपने अपनी आंखों से मुझे किसी के साथ देखा है कि मैं कहाँ गई थी? हाँ मिस्टर सिंघानिया, उस वक्त मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं बाहर गई थी। और रही बात इस घर में काम करने की और आपके मालिक होने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मुझे एक मेहमान के तौर पर इस घर में लेकर आए थे। लेकिन इस घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मैंने खुद को केयरटेकर चुना था, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। और मैं तभी तक इस घर में हूँ जब तक आप मुझे मेरे पति नहीं लौटा देते। मुझे मेरा पति चाहिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे मेरा पति लौटा दीजिए, और उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अपने पति को साथ लेकर। अब जैसे ही आस्था ने धीरे से रूखे अंदाज में ये जवाब दिया तो वैसे ही अरमान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने मन ही मन ठान लिया, बस एक बार इसका पति मुझे मिल जाए, फिर मैं इसे घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। फिलहाल अरमान ने फिर चेतावनी देते हुए आस्था को धमकाया, जितना हो सके मुझसे दूर रहना और मेरी आंखों के सामने बहुत कम ही आना, समझी तुम? और साथ ही अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा देना कि आज के बाद उसे अरमान सिंघानिया के ऊपर सुसु नहीं करना है, वरना अरमान सिंघानिया उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर आस्था की हंसी छूट गई। वह हल्की मुस्कान दबाए अंश को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अरमान अब आस्था के इस तरह से हंसने पर और ज्यादा दिल मिला गया। उसने परेशान मन से सोचा, यह लड़की मेरी बातों को मजाक के तौर पर समझती है। आखिर इसने मुझे समझा क्या रखा है? अगर इसे पता चल गया कि मैं डेविल किंग हूँ तब ये क्या करेगी? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़की को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा। मैं इसका ये घमंड तोड़कर ही रहूंगा, और देखना बहुत जल्द मैं इसे किसी न किसी के साथ रंगे हाथ पकड़ लूंगा। फिर मेरे पास अच्छा खासा बहाना होगा इसे इस घर से बाहर निकालने का। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए अरमान खुद ही कुछ प्लान बनाने लगा था। फिलहाल दूसरी ओर अब जल्दी ही सभी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान घर पहुंच चुके थे और सब एक साथ हॉल में मौजूद थे। आस्था और वंशिका ने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। वहीं आकाश ने बातों ही बातों में आस्था से ये जानने की कोशिश की थी, लेकिन वंशिका ने बात टाल दी और उसे समझाया कि वह उसे अकेले में ही बता पाएगी। इसलिए उन सब ने आपस में व्हाट्सएप पर डिसीजन लिया कि आज रात को वह सब लोग सिंघानिया मेंशन के तहखाने पर मिलेंगे और वहीं पर सारी बातों की चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं आस्था, वंशिका, आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान ने इस बात के लिए हामी भर दी थी। वहीं राधिका, रौनक और रश्मि वो भी तैयार हो गई, क्योंकि उनको भी कुछ अंदेशा हो गया था कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात है। आस्था ने आंखों ही आंखों में सबको शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि इस बार यह सारी बातें वह लोग दादाजी, नानी माँ या फिर अभिमान जी को नहीं बताना चाहते थे, न ही इस उम्र में उन्हें परेशान करना चाहते थे। इसीलिए उन सब ने अलग से अपनी मीटिंग करने का फैसला किया था। फिलहाल अब आस्था ने जल्दी ही अपना सामान कुछ नौकरों को लगाकर अरमान के ठीक बराबर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि आस्था जब से इंडिया आई थी वह नानी माँ के साथ उनके कमरे में ही रह रही थी। आस्था अच्छी तरह से जानती थी कि अरमान को रातों में बुरे सपने आते हैं। उसे रातों को उसकी माँ परेशान करती हुई दिखाई देती है। इसलिए अरमान पर नजर रखने के लिए उसने अरमान के ठीक बराबर वाले कमरे में रहने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वो अरमान को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। फिलहाल वीर ने जल्दी ही आस्था का सामान उसके कहने पर उसके कमरे में शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया था। हालांकि वह अंदर ही अंदर खींच रहा था, लेकिन उसके पास आस्था का बताया हुआ काम करने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था।
आखिरकार आस्था इस घर की मालकिन थी और वह इस घर का एक मामूली सा नौकर जो आस्था कहती उसे वो करना ही पड़ता। फिलहाल अब आस्था के कहने पर वीर जल्दी जल्दी करके सभी सामान जो पैक थे अरमान के कमरे के बराबर वाले कमरे में ले जाने लगता है। लेकिन तभी अरमान जो स्टडी रूम से सीधा अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप के थ्रू काम कर रहा था, अब कमरे से बाहर आकर आकाश और सुमित से कुछ बात करना चाहता था। जैसे ही वह बाहर आया तो वैसे ही उसने देखा कि वीर उसके बराबर वाले कमरे में किसी का सामान सेट कर रहा था। ये देखकर अरमान का माथा ठनका। उसने गुस्से से वीर से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है और किसकी परमिशन से तू यहाँ ऊपर आया है? वीर अब अरमान को अपने सामने देखकर थोड़ा सा घबरा गया। आखिरकार वह अब पहले जैसा मजबूत दिल का नहीं रहा। अब तो वह खुद को काफी हद तक कमजोर महसूस करता था। जब अरमान ने उसे फाइनेंशियल तरीके से पूरी तरह बर्बाद दिया था, तब उसने उसे 6 महीने तक गलियों सड़कों की खाक छानने के लिए छोड़ दिया था। तब वीर को समझ में आया कि उसका पूरा वजूद अब मिट्टी में मिल चुका है। वह अब केवल जिंदा था तो सिर्फ अपने शातिरपन से। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसकी जिंदगी करवट जरूर लेगी, और उसकी जिंदगी ने करवट तब ली जब उसने अपने भतीजे अंश सिंघानिया की जान बचाई थी। फिलहाल अब वीर को अपने सामने देखकर अरमान के सीने में गुस्सा भड़क उठा। अरमान की आवाज में गुस्से को भांपते हुए वीर घबराकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मेरी कोई गलती नहीं है बॉस। अरमान ने वीर को साफ कह दिया था कि जब तक वह इस घर में रहेगा तब तक उसे अरमान को सिर्फ मालिक या बॉस कहकर ही पुकारना होगा। वीर ने जानबूझकर आस्था को मैडम या मिसेस सिंघानिया नहीं कहा था, क्योंकि दादाजी ने पहले ही उसे समझा दिया था। इनफैक्ट यह भी बता दिया था कि भूलकर भी अरमान के सामने यह मत कहना कि आस्था उसकी बीवी है। वीर तो जानबूझकर अरमान को यह पता ही नहीं चलने देना चाहता था कि आस्था उसकी पत्नी है। आखिरकार वह अपना पत्ता साफ रखना चाहता था। फिलहाल ये जानते ही अरमान को और गुस्सा आया और वह फटाफट नीचे की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जो सूटकेस आस्था ने जाते जाते रोका था, वह तुरंत उसे खोलकर सबके सामने लेकर बैठ गई थी। राधिका एक्साइटेड होकर बोली, अरे आस्था, यह सूटकेस कैसा है? और तो और ये काफी महंगा भी लग रहा है। तुम इसमें क्या लेकर आई हो? राधिका की आवाज सुनते ही आस्था जल्दी से मुस्कुराकर बोली, अरे राधिका दीदी, इतना सब कुछ हो गया कि हम आप लोगों को ये बताना भूल गए कि हम आप सबके लिए ऑस्ट्रेलिया से गिफ्ट लेकर आए थे और वह दे ही नहीं पाए। और जब हमने यह सूटकेस देखा तो तब हमें याद आया। आस्था के मुंह से ये सुनते ही सभी एक्साइटेड होते हुए एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। वहीं रौनक वंशिका तो उछलकर जल्दी से आस्था के पास आकर बैठ गई और तपाक से बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी फटाफट इसे खोलो ना, हम देखना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए वहां से क्या लाई हो। मैं भी चेक करती हूँ। यह बोलते हुए वंशिका काफी खुश हो गई थी। वहीं बाकी लड़कियों के चेहरे पर भी इस तरह का एक्साइटमेंट देखकर सब काफी खुश हो गए। आहान ध्रुव के कानों में उसे उकसाते हुए बोला, देखा तुमने, अभी थोड़ी देर पहले सबके चेहरे कैसे लटके हुए थे, जैसे आसपास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। लेकिन जैसे ही शॉपिंग और गिफ्ट्स की बात आई, सब लड़कियां एकजुट होकर बैठ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर पहले ये सब परेशान थी ही नहीं। अब आस्था ने हॉल में बैठे अपने परिवार के सामने बड़े से सूटकेस को खोला और जैसे ही उसने पहला तोहफा निकाला तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि उसने दादाजी के लिए मुलायम ऊन से बनी गर्म शॉल लाई थी, जिसे देखकर दादाजी ने भावुक होकर उससे कहा, बच्चे, तुमने मुझे बहुत प्यारा तोहफा दिया है। फिर नानी माँ के लिए उसने एक खूबसूरत पर्ल का नेकलेस और रेशमी साड़ी निकाली, जिसे देखकर नानी माँ खुश होकर आस्था से बोली, अरे वाह बेटी, कम से कम तुम्हें कुछ खरीदना तो आ गया। इसके बाद उसने अपने ससुर जी अभिमान जी के लिए एक ओरिजिनल आर्ट पेंटिंग पेश की और उनसे बोली कि यह आपके कमरे में लगेगी तो परिवार की गहरी जड़ों की याद दिलाएगी। फिर बारी आई देवरों की, तो ध्रुव के लिए उसने चमड़े का कंगारू, लेदर वॉलेट, आहान के लिए लिमिटेड एडिशन पंचिंग ग्लव्स और सुमित के लिए स्मार्ट वॉच। अब अपना गिफ्ट देखकर आहान तो खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से बोला, अरे वाह भाभी, आपने तो हमारे दिल पढ़ लिए। उसी तरह से वो आकाश के लिए ऑस्ट्रेलियन घड़ी लाई। वंशिका को उसने ऑम्पल स्टोन ब्रेसलेट दिया जो उसके हाथों में खूब जच रहा था। रश्मि जो प्रेग्नेंट थी उसके लिए बेबी किट लाई, जिसमें नन्हे नन्हे कपड़े और खिलौने थे, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। और अंत में रौनक के लिए उसने ढेर सारी ऑस्ट्रेलियन चॉकलेट्स और स्वीट पैकेट्स निकाले, जिन्हें देखकर रौनक खुशी से चहकने लगी कि उसे तो बस यही चाहिए था। और जब सब अपने अपने गिफ्ट्स को लेकर खुश हो गए तो आस्था ने मुस्कुराकर उन सब से कहा कि आप सब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो। ये गिफ्ट्स तो बस सिर्फ एक छोटी सी निशानी है। उसके बाद उसने राधिका को डायमंड झुमके दिए, जिन्हें देखकर उसका चेहरा खिल उठा। सभी लड़कियां अपने अपने गिफ्ट्स पाकर बड़ी खुश हो गईं। वहीं राधिका ने तुरंत अपने झुमके कानों में लगाकर आस्था को दिखाते हुए कहा, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सभी ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। वो बेहद खूबसूरत दिख रही है। लेकिन तभी आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं राधिका ने तुरंत अपने झुमके कानों में लगाकर आस्था को दिखाते हुए कहा, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सभी ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। वो बेहद खूबसूरत दिख रही है। सभी को गिफ्ट देने के बाद तभी आस्था की नजर एक पैकेट पर पड़ी। उस पैकेट हाथ में लेते ही आस्था थोड़ी सी मायूस हो गई थी। कहीं ना कहीं सभी लोग सोचने लगे कि यह गिफ्ट तो जरूर अरमान भाई के लिए होगा, क्योंकि बाकी सबको तो अपने अपने तोहफे मिल चुके थे और अब बस यही पैकेट बचा था। आस्था ने धीरे से उस गिफ्ट बैग को अपनी गोद में रखा और कुछ पल तक उसे चुपचाप निहारती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उदासी दोनों झलक रही थी, मानो जैसे वह गिफ्ट सिर्फ एक सामान न होकर उसकी सारी मोहब्बत और यादों का प्रतीक हो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त उसने अरमान के लिए एक खूबसूरत लेदर की जैकेट खरीदी थी, जिसे पहली नजर में देखते ही उसे ऐसा लगा था कि यह जैकेट सिर्फ उसके अरमान के लिए ही बनी है।
लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि अरमान अपनी सारी पुरानी यादें खो चुका है और अब वह उस रिश्ते को पहचान भी नहीं पाता, तो आस्था का दिल भर आया। उसने उस पैकेट को धीरे से अपने सीने से लगा लिया, मानो जैसे कुछ क्षणों के लिए वो अरमान को खुद से करीब महसूस कर रही हो। परिवार के बाकी लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। माहौल में अजीब सी चुप्पी छा हुई थी। आस्था का मन कर रहा था कि वह अरमान के सामने जाकर यह गिफ्ट उसे दे दे और उसे कहे कि यह तुम्हारी धड़कनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ सोचते हुए वो अपने मन को शांत कर लेती है, क्योंकि आस्था के पास अरमान को वो गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं थी। ठीक उसी वक्त अरमान दंदनाते हुए वहां आया। उसने देखा कि आस्था सूटकेस खोल कर बैठी हुई है और सभी लोगों को कुछ न कुछ सामान दे रही है। ये देखते ही अरमान अगले ही पल आश्चर्य से चौंक गया। उसके अपने मन में सोचा, आखिर एक मामूली सी केयर टेकर सबके लिए इतने सारे गिफ्ट्स कैसे लेकर आ सकती है। फिलहाल उसने दादाजी को नाराज नजरों से देखते हुए कहा, दादाजी, किसकी इजाजत से इस लड़की का सामान मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा है? हाँ, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे? आखिर यह लड़की मेरे सामने मेरे बाजू वाले कमरे में कैसे रह सकती है? इस बात पर आस्था का चेहरा हल्का सा बदला और बाकी सब भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिलहाल दादाजी ने आस्था को शांत रहने का इशारा किया और उठ खड़े हुए अरमान को देखते हुए बेपरवाह अंदाज में बोले, बेटा, आस्था बिटिया को तुम्हारे बराबर वाले कमरे में रहने की इजाजत हमने नहीं दी थी, बल्कि तुमने ही दी थी। अगर तुम्हें ये बात याद नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को लेकर वो बहन जी के साथ कैसे रह सकती है? उसे अलग कमरे की जरूरत थी ताकि बच्चे के रोने की आवाज से कोई डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए हमने उसे उसके पुराने कमरे में भेज दिया, जहाँ वह शुरू से उसी कमरे में रहती थी। दादाजी के मुंह से ये बात सुनकर एक पल लिए अरमान को झटका सा लगा और वो एकदम से हक्का बक्का रह गया। फिर उसने जल्दी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने इसे यहाँ रहने की इजाजत दी थी मतलब? अरमान के चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने सब लोगों की ओर सवालिया नजरों से देखा। उस वक्त सबके हाथों में आस्था का दिया हुआ गिफ्ट था। ये देखते ही वो झल्लाकर बोला, यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और ये इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं? हाँ, अहान एक्साइटेड होकर जल्दी से बोला, वो भैया आस्था भाभी ना गाँव गई थी, तो वो वहाँ से हमारे लिए ये सब गिफ्ट्स लाई। देखिए ना, कितने प्यारे हैं। अब यह सुनते ही अरमान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने आस्था को घूरते हुए तंज कसा, अच्छा, अभी तुम ये 100-200 के गिफ्ट्स देकर हजारों लाखों रुपए ऐंठने आई हो। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। अरमान के शब्द सुनकर अगले ही पल सभी ने अपने सर पर हाथ मार लिया। सभी अपने अपने मन में सोचने लगे, इनकी सोच का कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं राधिका और वंशिका एक दूसरे को देखते हुए आस्था के कानों में सरगोशी करने से खुद को रोक नहीं पाई। एक बात बताओ आस्था, तुमने कैसे अपने इस खड़ूस और डेविल पति को नॉर्मल पति बनाया था? सचमुच हेड्स ऑफ टू यू। बहुत हिम्मत है तुम्हें मेरी जान। यह सुनकर आस्था के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दादाजी की ओर देखते हुए चालाकी से कहा, दादाजी, अगर मिस्टर अरमान सिंघानिया अपनी जुबान देकर फिर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप मुझे नीचे वाले कमरे में ही रहने दीजिए। जब इन्हें कुछ याद ही नहीं है, तो भला मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी? वैसे भी मैं यही नीचे ठीक हूँ। आस्था ने जानबूझकर अरमान को टारगेट करते हुए कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है। यह बात